It is a process by which living organisms produce offsprings of its own type. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सही, अब बात नहीं करो, खामोशी से सुन लो। अच्छा, एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह के ऑर्गेनिज्म बनाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। अच्छा, इसको प्रोडक्शन क्यों नहीं कहते हैं, रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं? दोबारा बना। देखो, एक बार मैं बना था और एक बार मैं अपने ही जैसे कोई ऑर्गेनिज्म बनाऊंगा तो दोबारा से बना रहा हूं। सही है, तो ये क्या होगा? जैसे आदम अलैहिस्सलाम जब बने थे, आदम अलैहिस्सलाम की क्या हुई थी? प्रोडक्शन हुई थी। सही है, प्रोडक्शन के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अपने ही जैसा एक और ऑर्गेनिज्म बना लिया, तो ये दोबारा से प्रोडक्शन हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। सही है। अच्छा, ये रिप्रोडक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। सही है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। अच्छा, अब जो रिप्रोडक्शन होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास फ्यूजन ऑफ गैमीट्स अगर हमारे पास गैमीट्स का फ्यूजन क्या होता है? हमारे पास गैमीट्स का फ्यूजन होता है, मतलब दो गैमीट्स, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट मतलब स्पर्म, फीमेल गैमीट मतलब ओवम। ये दोनों मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स अकर, कोई फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता है। सही, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें फ्यूजन करनी है दो गैमीट्स की, फर्टिलाइजेशन करनी है, तो उसमें हमें स्पर्म भी चाहिए, ओवम भी चाहिए। तो स्पर्म और ओवम दोनों चाहिए, इसलिए हमें 2 पेरेंट्स चाहिए होंगे। मगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि गैमीट्स की फ्यूजन नहीं करनी है, तो इसमें ओनली 1 पेरेंट इज रिक्वायर्ड, सिर्फ एक पेरेंट चाहिए हमें, 1 पेरेंट इज रिक्वायर्ड। सही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स आर एग्जैक्टली alike to their parents। ऑफस्प्रिंग बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक टू देयर पेरेंट्स। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो तुम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो। सही, यहां पे हमने दोबारा से क्या कर लिया, इसको रिकॉल कर लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग जन्म लेता है वो ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट की तरह एग्जैक्टली अलाइक नहीं होता है। पेरेंट की तरह तो होता है मगर बिल्कुल किसी एक पेरेंट की तरह नहीं होता है। जबकि हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइक होते हैं पेरेंट्स के। सही, ये तो थी रिप्रोडक्शन की इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब हमारे पास रिप्रोडक्शन जो अचीव होती है, जिस तरह हमारे पास हर एक प्रोसेस के लिए एक सिस्टम होता है। हमारे पास ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा सिस्टम होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सही है। हमारे पास डिफेंस के लिए इम्यून सिस्टम होता है। हमारे पास सपोर्ट के लिए स्केलेटल सिस्टम होता है। मूवमेंट के लिए मस्कुलर सिस्टम होता है। सही है। कॉग्निशन के लिए हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है। सही है। इस तरह हमारे पास हर एक चीज के लिए क्या एक सिस्टम है। सही है। रिस्पायरेशन के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास रिप्रोडक्शन के लिए सिस्टम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सही है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम उन कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स को कहेंगे जो कि रिप्रोडक्शन को अचीव करवाएं। सही है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ सिस्टम बाय विच रिप्रोडक्शन इज अचीव्ड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जिसके जरिए रिप्रोडक्शन अचीव। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे बाकी सिस्टम से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? देखो, हमारे जितने भी सिस्टम है वो सब मेल और फीमेल में कैसे हैं?
सेम है। सही, रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स मेल और फीमेल में सेम, सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट मेल और फीमेल में सेम, नर्वस सिस्टम ब्रेन मेल और फीमेल में सेम, इम्यून सिस्टम मेल और फीमेल में सेम, स्केलेटल सिस्टम मेल और फीमेल में सेम, मस्कुलर सिस्टम मेल और फीमेल में सेम, एंडोक्राइन सिस्टम मेल और फीमेल में सेम, मगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन मेल एंड इन फीमेल। ये मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। ये एक यूनिकनेस आ गई हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। उसके अलावा हमारे पास जितने भी सिस्टम्स है बॉडी में वो सब वाइटल सिस्टम है, सब वाइटल। वाइटल का मतलब क्या है? उसके बगैर जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। अगर किसी के पास नर्वस सिस्टम ना हो वो जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। अगर किसी के पास सर्कुलेटरी सिस्टम ना हो जिंदा रह सकता है? नहीं। रिस्पिरेटरी सिस्टम ना हो नहीं रह सकता। इम्यून सिस्टम ना हो नहीं रह सकता। मस्कुलर सिस्टम ना हो नहीं रह सकता। स्केलेटल सिस्टम ना हो नहीं रह सकता। मगर अगर किसी के पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना हो वो जिंदा रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। सही है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट अ वाइटल सिस्टम। सही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाइटल सिस्टम नहीं है। तीसरा डिफरेंस, तीसरी यूनिकनेस जो कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती है, ये है कि हमारे पास जितने भी सिस्टम है वो बर्थ से एक्टिवेट हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम हमारी पैदाइश से एक्टिवेट हो गया था, रिस्पिरेटरी सिस्टम उसी वक्त से, इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम उसी वक्त से, सर्कुलेटरी सिस्टम उसी वक्त से। सही है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम उसी वक्त से। सारे सिस्टम्स हमारे पास पैदा होते साथ वो हो गए थे, एक्टिवेट हो गए थे, अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगे थे, अपनी पीक पे चले गए थे। मगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एक्टिवेटेड, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम परफॉर्म इट्स फंक्शन, अपना फंक्शन कब परफॉर्म करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम? आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद फंक्शन परफॉर्म करता है। सही है। अब प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी इज द एज ऑफ एल्डोसेंस। अब एल्डोसेंस क्या होता है? एल्डोसेंस कहते हैं हम बलोगत को। अब बलोगत क्या होता है? मतलब बालिग होना। सही है। तो जब इंसान बालिग होता है तो मतलब हम क्या कहते हैं, वो किसको रीच कर गए? प्यूबर्टी को रीच कर गए। उसके बाद उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? फंक्शनल। हमने रिप्रोडक्शन की इंट्रोडक्शन पढ़ ली, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चीज हमारी इंक्लूडेड नहीं है, मगर इंट्रोडक्शन जाहिर सी बात है पढ़ना था हमें। सही है। हमारा जो स्टार्ट होता है रिड्यूस सिलेबस वो किससे स्टार्ट होता है? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट होता है। अब स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, इंसान जो होते हैं ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल। ह्यूमंस क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, जिसके लिए हम एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, हेट्रोफ्रोडाइट। और इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, डायइशियस। तो ह्यूमन कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल क्या? तीनों का मतलब सेम है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है? यूनिसेक्सुअल का मतलब है एक इंसान का सेक्स सिर्फ एक होगा, वो मेल और फीमेल एक वक्त में नहीं हो सकता, या तो वो मेल होगा या फिर क्या होगा? फीमेल होगा। सही है। दूसरा हेट्रोफ्रोडाइट होगा। हेट्रोफ्रोडाइट का मतलब यही है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, हेट्रोफ्रोडाइट का मतलब होता है डिफरेंट जेंडर होगा, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा, सेम वही मतलब है। और डाइशियस का भी मतलब सेम वही है। डाई का मतलब क्या होता है? दो, और इशियस कहते हैं हम हाउस को। सही है। डाइशियस का मतलब दो घर, घर मतलब रहने की जगह। सही है। यहां पे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अलग बॉडी होगी। सही है। हाउस की जगह इशियस का क्या मतलब ज्यादा बेहतर होगा? बॉडी। सही है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अलग बॉडी होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अलग बॉडी होगी। इसका मतलब इसके मेल अलग होंगे और फीमेल अलग होंगे। इसी के बरअक्स तुम लोगों ने किंगडम एनिमलिया में पढ़ा होगा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते थे जो हर्माफ्रोडाइट होते थे, या फिर हम उनको बायसेक्सुअल कह सकते थे, या उनको क्या कह सकते थे हम? मोनोइशियस कह सकते थे। उनमें क्या होता है? उनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही बॉडी में होते हैं। सही है। मगर इंसान कैसे होते हैं? हेट्रोफ्रोडाइट होते हैं। सही है। अच्छा, ह्यूमन में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। सही है। सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने स्टेप्स होते हैं? 3।
तीन स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सबसे पहला स्टेप है गैमीटोजेनेसिस, दूसरा स्टेप है मेटिंग, और तीसरा स्टेप है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। सही है। अच्छा, पहला स्टेप है गैमीटोजेनेसिस। क्या होता है गैमीटोजेनेसिस? गैमीट का बनना, बिल्कुल सही। गैमीटो मतलब गैमीट और जेनेसिस मतलब जनरेशन यानी प्रोडक्शन। तो गैमीटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें सबसे पहले क्या करना होगा? बेटा बात नहीं करो, क्या होगी? अच्छा सही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें सबसे पहले क्या करना होगा? गैमीटोजेनेसिस, यानी गैमीट्स को बनाना पड़ेगा। सही है। मेल गैमीट्स, हमारे पास जो मेल गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं स्पर्म, और फीमेल गैमीट्स हमारे पास होते हैं ओवम। तो मेल की बॉडी में स्पर्म बनेगा और फीमेल की बॉडी में ओवम बनेगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो कि गैमीटोजेनेसिस के लिए मैंडेटरी है, वो है मेटिंग। मेटिंग का मतलब होता है फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ मेल एंड फीमेल। सही है। मेल और फीमेल के फिजिकल कॉन्टैक्ट को क्या कहते हैं? मेटिंग कहते हैं। तो गैमीटोजेनेसिस के बाद क्या चीज जरूरी है? सेकेंड स्टेप मेटिंग, और मेटिंग के बाद क्या चीज जरूरी है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। मेल और फीमेल गैमीट्स के मिलने को क्या कहते हैं हम? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस में गैमीट्स बनेंगे, उसके बाद मेटिंग होगी, मेटिंग के बाद मेल और फीमेल गैमीट्स क्या करेंगे? आपस में फ्यूज करेंगे, यानी फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये तीन स्टेप्स फर्टिलाइजेशन के लिए क्या है, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या है? मैंडेटरी है। तीन स्टेप्स में होता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही है। अब ह्यूमन जो होते हैं हमारे पास, ह्यूमन होते हैं वीवी पेरस। ह्यूमन्स आर वीवी पेरस। वीवी पेरस का क्या मतलब है? दे गिव बर्थ टू यंग वंस। सही है। ये एग लेइंग नहीं होते हैं, बल्कि यंग वंस को क्या करते हैं? बर्थ करते हैं, यानी डिलीवरी करते हैं। सही है। यंग वंस की, ये एग लेइंग नहीं होते हैं। कुछ एनिमल्स ओवी पेरस होते हैं, यानी वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं, एग लेइंग होते हैं। सही है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 तरह के ऑर्गन्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गन। 4 तरह के ऑर्गन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सबसे पहले गोनेड्स। सही है। सबसे पहले गोनेड्स। दूसरे होते हैं हमारे पास कुछ एसेसरी डक्ट्स। सही है। और हमारे पास होते हैं कुछ एसेसरी ग्लैंड्स, और होते हैं हमारे पास चौथे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सही है। अच्छा, गोनेड्स जो होते हैं हमारे पास, गोनेड्स, मेल गोनेड्स क्या होते हैं? मेल गोनेड्स टेस्टिस। बिल्कुल, मेल गोनेड्स आर टेस्टिस। सही है। अगर हम बात करें एसेसरी डक्ट्स की, तो मेल में जो एसेसरी डक्ट्स होते हैं वो सबसे पहले होते हैं हमारे पास रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस। दूसरा होता है हमारे पास इफ्रेन डक्ट। तीसरा होता है हमारे पास एपिडिडाइमस। चौथा होता है हमारे पास वास डिफरेंस, और पांचवा होता है हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट। ये 5 तरह के हमारे पास एसेसरी डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सही है। उसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स हमारे पास 3 होते हैं। पहला सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। दूसरा जो ग्लैंड होता है एसेसरी, वो हमारे पास होता है पोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा जो ग्लैंड होता है वो होता है कोपर्स ग्लैंड। कोपर्स ग्लैंड। सही है। और जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं वो हमारे पास होते हैं पीनिस और स्क्रोटम। तो ये होते हैं हमारे पास 2 एक्सटर्नल जेनिटेलिया। कितना शोर कर रहे हैं वो लोग।
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो है जेनिटेलिया। जेनिटेलिया सही है। हमारे पास ये जो गोनेड्स है, गोनेड्स, एक्सेसरी डक्ट्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये तीनों इंटरनल जेनिटेलिया है। सही है, यानी ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो बॉडी के अंदर है, और ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ये बॉडी के बाहर होता है, इसलिए ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। सही है। अच्छा, एक एक करके तीनों को पढ़ना है हमें, तीनों ऑर्गन्स को। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? गोनेड्स को। तो सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी गोनेड्स की। ये सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है गोनेड्स। अच्छा, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाना। सही है। अच्छा, पहले यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। जो मेल गोनेड्स होते हैं हमारे पास, मेल गोनेड्स क्या होते हैं? मेल गोनेड्स आर, बोलो, टेस्टिस। मेल गोनेड्स आर टेस्टिस। अच्छा, गोनेड्स कहते हैं किसको है? गोनेड हर उस ऑर्गन को कहते हैं जो कि दो काम करे, भले वो मेल की बॉडी में हो या फीमेल की बॉडी में, वो दो काम करे। गोनेड को पहला काम क्या करना है? गैमीट्स बनाना है, और दूसरा काम क्या करना है? सेक्स हार्मोन्स बनाने। हर वो ऑर्गन जो कि सेक्स हार्मोन्स बनाने का कैपेबल हो और गैमीट्स बनाने का कैपेबल हो, उसको हम क्या कहते हैं? गोनेड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनेड। तो मेल में जो सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं और मेल में जो गैमीट्स बनाते हैं वो कौन है? टेस्टिस। इसीलिए मेल गोनेड्स क्या है? टेस्टिस है। सही है। तो दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन which form sex hormones and gametes। जो क्या बनाते हैं? सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं और गैमीट्स बनाते हैं। सेक्स हार्मोन्स, मेल सेक्स हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। तो मतलब टेस्टिस क्या बनाता है? टेस्टोस्टेरोन बनाता है, और साथ में गैमीट्स। और मेल गैमीट्स क्या है? स्पर्म। तो इसका मतलब टेस्टिस का काम क्या है? टेस्टिस का फंक्शन दो है, एक टेस्टोस्टेरोन का बनाना और दूसरा स्पर्म का बनाना। सही, यही फंक्शन है टेस्टिस का। अच्छा, अगर हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर को देखें, टेस्टिस का स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं। ये देखो, ये है टेस्टिस। ये क्या है हमारे पास? टेस्टिस है। अगर हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर को देखें तो टेस्टिस के अंदर इस तरह से कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं। सॉरी, टेस्टिस के अंदर इस तरीके से क्या बने हुए होते हैं? कंपार्टमेंट्स। सही है। इस तरीके से सेपरेशन होती है, और सेपरेशन की वजह से क्या बन जाते हैं? टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं? लॉब्यूल्स का। क्या नाम देते हैं? लॉब्यूल्स। तो दीज आर द कंपार्टमेंट्स नोन एज लॉब्यूल्स। इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं? लॉब्यूल्स कहते हैं। तो टेस्टिस हैज कंपार्टमेंट्स known as lobules। सही है। इन सब के नाम गौर से सुनना, गौर से याद भी करना। तो टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं लॉब्यूल्स। सही है। हर कंपार्टमेंट के अंदर, अच्छा कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? वहाँ पे मत देखो डायग्राम, बहुत मतलब वो माइक्रोस्कोपिक कंपार्टमेंट्स होते हैं, माइक्रोस्कोप भी बना नहीं सकता सही समझाना है, इसलिए बड़े बड़े बनाए हो। कंपार्टमेंट्स कितने होते हैं? लॉब्यूल्स कितने होते हैं? 250 to 300, इतने ज़्यादा कंपार्टमेंट्स होते हैं। सही, यहाँ पे बनाए मैंने कितने? 1 2 3 4 5 कंपार्टमेंट बनाए, मगर कितने होते हैं? 250 to 300 लॉब्यूल्स होते हैं। और हर एक लॉब्यूल में, ईच लॉब्यूल कंटेन 1 to 4 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सही है। तो टेस्टिस के अंदर हमें 250 to 300 इस तरह से क्या मिलते हैं? कंपार्टमेंट्स। और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है? 1 से 4, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 4 भी। मगर मैं हर के अंदर कितना बना रहा हूँ? सिर्फ 1 बना रहा हूँ। सही है। तो हर कंपार्टमेंट के अंदर 1 से लेकर 4 तक कितने होंगे? क्या होंगे? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होंगे। एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल होगा जिसको हम क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल। सही है। ये क्या है हमारे पास? ये ब्लू से जो मैंने बनाया, ये क्या है? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सही है। ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, इन सेमिनिफेरस टिब्यूल को, ये देखो, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये इस तरीके से प्रेजेंट है। इनको अगर मैं यहाँ से ऐसे कट करूँ, सही, यानी ट्रांसफर सेक्शन, और इस तरीके से तुम्हें दिखाऊं, तो ये कैसे नजर आएंगे? ये देखो, इस तरह से नजर आएंगे। ये एक सेमिनिफेरस टिब्यूल,
और ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये हमारे पास तीसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इस तरह से तुम्हें नजर आएंगे, सही है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल है, दिस इज द वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सही है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, देखो टेस्टिस के अंदर 250 to 300 कंपार्टमेंट्स हैं, इन कंपार्टमेंट्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, इनको अगर देखें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो चीज़ें होती हैं, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का वॉल होता है और दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ल्यूमेन होता है, सही है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल होता है, इस वॉल में दो तरह के सेल्स होते हैं। कितने तरह के सेल्स होते हैं? दो तरह के सेल्स होते हैं, सही है। इनकी वॉल में कितने तरह के सेल्स होते हैं? दो तरह के। ये जो ग्रीन से मैंने बनाया है, इनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, सही है। यानी ये स्पर्म बनाएंगे, नाम से पता चल रहा है स्पर्मेटोगोनिया, यानी ये ट्रांसफॉर्म किसमें हो जाएंगे? स्पर्म में हो जाएंगे। बाद में होंगे, वो बात की बात है, अभी तो सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें, सही है। तो ये जो ग्रीन से बनाया है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, और ये जो रेड से हैं, ये हमारे पास है एक खास तरह के सेल्स, जिनको हम कहते हैं सर्टोलाइज सेल्स। क्या कहते हैं? सर्टोलाइज सेल्स, सही है। तो ये जो कंपार्टमेंट्स के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये दो चीज़ों से बने हुए, स्पर्मेटोगोनिया से और सर्टोलाइज सेल्स से, सही है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल is made up of two types of cells, सही है। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दो तरह के सेल से मिलकर बना होगा। पहले है हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया और दूसरे सर्टोलाइज सेल्स, सही। अच्छा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन सा सेल मौजूद है? स्पर्मेटोगोनिया। इसका मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या चीज़ करेगा? स्पर्म बनाएगा। हमने कहा कि टेस्टिस जो होते हैं ये स्पर्म बनाते हैं, ये गैमीट्स बनाते हैं स्पर्म, सही है। वो स्पर्म कहाँ बनेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, सही है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं, ये एमसीक्यूज में भी अक्सर पूछी जाती है कि स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन, कहाँ होता है स्पर्म्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, ये जो दो सेल्स है, स्पर्मेटोगोनिया जो है, ये हमारे पास इट ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म, ये हमारे पास स्पर्म में क्या हो जाता है? स्पर्म सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जो सर्टोलाइज सेल्स हैं, ये हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स फॉर स्पर्म। ये स्पर्म के लिए क्या होते हैं? हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को, उनके अंदर से वेस्ट रिमूव करते हैं, सही है। इस तरह से उनको क्या कर रहे होते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं सर्टोलाइज सेल्स, ठीक है। अच्छा, एक बार ये स्पर्म बन जाता है, उसके बाद ये जो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्म में। स्पर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये स्पर्म कहाँ आ जाता है? ल्यूमेन में। ये स्पर्म कहाँ आ जाता है? बेटा उसको रख दो और इधर देखो, ये स्पर्मेटोगोनिया एक बार ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्पर्म में, फिर ये स्पर्म कहाँ आ जाता है? ल्यूमेन में आ जाता है। यानी ये स्पर्म कहाँ आ जाता है? यहाँ पे अंदर ल्यूमेन में आ जाता है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे, सही है। अच्छा, यहाँ पे टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, सही है। टेस्टिस का स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म हो जाता है। क्या फंक्शन है टेस्टिस का, ये लिख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस? पहला, स्पर्म का बनाना। स्पर्म के बनाने को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। सही है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरा फंक्शन क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस इज द टाइप ऑफ गैमीटोजेनेसिस। ये गैमीटोजेनेसिस की एक टाइप है, सही है। अगर गैमीटोजेनेसिस, देखो गैमीटोजेनेसिस मतलब क्या है? गैमीट्स का बनना। अब गैमीट्स दो तरह के हैं, स्पर्म और ओवम। स्पर्म के बनने को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवम के बनने को बाद में बताऊंगा, अभी फिर एक और नाम याद करना पड़ जाएगा तुम लोगों को, सही। अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो समझो। अच्छा, दूसरा हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, अब टेस्टोस्टेरोन हमने ये तो देख लिया कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है, ये हमने नहीं देखा। बेटा लिखना बंद करो, सुन लो पहले।
टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है ये हमने नहीं देखा। तो देखो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ सेल्स होते हैं, ग्रीन से बनाता हूँ या चलो ब्लैक से बनाता हूँ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में क्या होते हैं, कुछ सेल्स, क्योंकि ये बीच में सेल्स, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में सेल्स हैं, यहाँ पे ये देखो इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम लोग नाम देते हैं लेडिक सेल्स का। क्या नाम देते हैं, लेडिक सेल्स। अच्छा, लेडिक सेल्स भी कह सकते हैं हम, इसके अलावा हम इसको कह सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स क्यों, क्योंकि दरमियान में मौजूद है, सेंटर में मौजूद है, इसलिए इनको क्या कह सकते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। तो इंटरस्टिशियल सेल का हो या लेडिक सेल का हो, बात एक ही है। तो हमने देख लिया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया है ये क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है, ये जो इंटरस्टिशियल सेल है, ये जो टेस्टोस्टेरोन सॉरी ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो सेल्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। सही है। तो यहां पे टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या हो गया, खत्म हो गया। सही है। अच्छा, अब पढ़ते हैं हम एसेसरी ग्लैंड्स। अब दूसरा हमारे पास एसेसरी डक्ट्स, सॉरी दूसरे हमारे पास क्या है, एसेसरी डक्ट्स। सही बेटा, लिखना बंद कर दो, सुन लो, पहले पूरा लिख दूंगा फिर लिख लेना तुम लोग। सही है। अब हमें पढ़ना है एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दोबारा नहीं लिख रहा मैं। 5 है, रेटिटेस्टिस, इफरेंट डक्ट्स, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट। पहले पूरे को समझ लेते हैं, फिर पूरे को बना लेंगे, पूरे को लिख लेंगे। सही है, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये जो सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं इनके अंदर स्पर्म बन के आ गया, ऐसे ही हुआ ना। स्पर्म कहाँ आ गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म आ जाएगा एक डक्ट के अंदर। यहाँ पे एक डक्ट बनाने जा रहा हूँ मैं, ये देखो, ये एक डक्ट है। सही, ये एक डक्ट है। सही है। तो स्पर्म इन सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ आ जाएगा, इस डक्ट के अंदर आ जाएगा। इस डक्ट को मैं नाम दे रहा हूँ, दिस डक्ट इज नोन एज रेटिटेस्टिस। तो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के वॉल में बना, और बनने के बाद कहाँ गया, ल्यूमेन में, और ल्यूमेन से कहाँ गया, एक डक्ट में, जिसको हम क्या कह रहे हैं, रेटिटेस्टिस। बिल्कुल, रेटिटेस्टिस। अब रेटिटेस्टिस के बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे पास एक और डक्ट। तो ये एक और डक्ट प्रेजेंट होता है। इस डक्ट को हम लोग नाम देते हैं, ये डक्ट, इस डक्ट को हम लोग नाम देते हैं एपिडिडाइमस का। क्या नाम देते हैं, एपिडिडाइमस। अब रेटिटेस्टिस से स्पर्म कहाँ जाते हैं, एपिडिडाइमस में। कैसे आता है, कैसे आता है, कुछ और डक्ट्स के जरिए आता है। सही है। इन डक्ट्स के जरिए रेटिटेस्टिस से स्पर्म कहाँ जाता है, एपिडिडाइमस में। इन डक्ट्स का नाम क्या है, ये जिनके जरिए रेटिटेस्टिस से स्पर्म आता है एपिडिडाइमस में, इनको हम कहते हैं इफरेंट डक्ट्स। क्या कहते हैं, इफरेंट डक्ट्स। सही है। एपिडिडाइमस में स्पर्म आ गया। अच्छा, एपिडिडाइमस में स्पर्म कुछ दिन तक स्टोर रहता है। एपिडिडाइमस में स्पर्म कुछ दिन तक क्या रहता है, स्टोर रहता है, और यहाँ पे स्विमिंग सीखता है स्पर्म। सही है। इसको हम लोग फंक्शन में देखेंगे किस तरह स्विमिंग सीखता है। सही है। अच्छा, यहाँ पे स्विमिंग सीखने के बाद कुछ अर्सा यहाँ पे स्टोर रहते हैं, मिच्योर होता है, यहाँ पे स्विमिंग सीखता है, उसके बाद यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से बाहर निकल जाता है। सही है। बाहर निकल के कहाँ चले जाते हैं, बॉडी के अंदर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं नहीं बताया तुम लोगों को, वो इंपॉर्टेंट बात पहले सुन लो, फिर ये चीज़ समझ में आएगी। देखो, ये जो गोनेट्स होते हैं इनकी लोकेशन मैंने नहीं बताई कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये टेस्टिस। तो ये जो टेस्टिस होते हैं, दिस टेस्टिस, ये गोनेट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, टेस्टिस आर प्रोड्यूस्ड इन abdominal cavity but before birth they come to lie outside the body between thighs
in a pouch between thighs in a pouch known as स्क्रोटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने नहीं बताई, इस पे एक रीज़न भी पूछा जाता है। सही है, पहले समझा देता हूँ। देखो, जब एक ह्यूमन मेल बन रहा होता है, मतलब डेवलप हो रहा होता है, अब फीमेल की बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर जब एक मेल बन रहा होता है, तो उस वक्त उसका जो टेस्टिस होता है, उसके सारे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं उस वक्त। सही है, कुछ भी नहीं होता है उसकी बॉडी में। हार्ट बनता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, नर्वस सिस्टम, सब कुछ बन रहा होता है, ब्रेन बन रहा होता है। इसी तरह से उसकी बॉडी में टेस्टिस भी बनते हैं। मगर टेस्टिस कहाँ पर बनते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ बनते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में। मगर बर्थ से पहले ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ आ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? बॉडी से बाहर। दे कम टू लाई आउटसाइड द बॉडी। बॉडी से बाहर आ जाते हैं। कहाँ? बिटवीन थाइज, थाइज के बीच में, इन अ पाउच, एक पाउच में, जिस पाउच को हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। सही है, तो इसकी लोकेशन क्या हो गई? टेस्टिस की आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर होते हैं। सही है, बॉडी से बाहर एक पाउच के अंदर होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम। ये एक मस्कुलर पाउच होता है। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्यों बॉडी से बाहर आता है। ये पूछा जाता है, एक रीज़न है बहुत इंपॉर्टेंट कि क्यों मेल की बॉडी में टेस्टिस बॉडी से बाहर आ जाते हैं, बॉडी से बाहर डिसेंड हो जाते हैं। क्यों? वजह बताओ। क्या वजह है? देखो, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, इसको कहाँ बताऊँ? यहाँ बता रहा हूँ। सही है, हमारे पास जो बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मगर हमारे पास जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमारे पास जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना है? 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर ये टेस्टिस बॉडी के अंदर होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, तो इनका टेम्परेचर कितना होता? 37। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकती, तो इसलिए बॉडी के अंदर से इसको कहाँ भेज दिया गया? बॉडी से बाहर भेज दिया गया एक पाउच में, ताकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या रख सके? 34 डिग्री। हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन हो, उसके अंदर का टेम्परेचर कितना होगा? 37। तो टेस्टिस को अगर हम अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं तो उसका टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड करना पॉसिबल नहीं था। और स्पर्मेटोजेनेसिस के जो टेम्परेचर चाहिए वो कितना है? 34। इसलिए हमने टेस्टिस को क्या किया? एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ भेज दिया? पाउच में, जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। बॉडी से बाहर भेज दिया ताकि ये टेम्परेचर अचीव हो सके। ठीक है, कोई सवाल, कोई चीज़ समझ में ना आई हो इसमें? आ गई सबको समझ में? सही है, अच्छा चलो। तो ये टेस्टिस कहाँ मौजूद होते हैं? बॉडी से बाहर। तो ये जो हमने पढ़ा, स्पर्म की प्रोडक्शन ये बॉडी के बाहर हुई, उसके बाद रेटी टेस्टिस भी बॉडी के बाहर। सही है, उसके बाद फिर एफिन डक्ट से एपिडिडाइमस में भी आ गई, ये भी बॉडी के बाहर है, जाहिर सी बात है। अब एपिडिडाइमस से स्पर्म को लेके एक डक्ट जाती है, कहाँ? बॉडी के अंदर। कहाँ जाती है? बॉडी के अंदर। इस डक्ट को हम कहते हैं वास डिफरेंस। क्या नाम देते हैं? वास डिफरेंस। सुना होगा ये नाम ज़्यादा मशहूर है, वास डिफरेंस। सही है, वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस आगे जाके ब्रॉड हो जाती है। आगे जाके क्या हो जाती है? ब्रॉड हो जाती है। सही है, दिस ब्रॉडर पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज नोन एज एम्प्यूला ऑफ वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का एम्प्यूला ऑफ वास डिफरेंस। सही है, तो ये जो वास डिफरेंस है, ये एक ट्यूब है। ये ट्यूब आगे जाके कैसी हो जाती है? ब्रॉड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, और इसको क्या कहते हैं? एम्प्यूला। ताकि थोड़ी देर के लिए स्पर्म को यहाँ पे स्टोर किया जा सके। सही है, उसके बाद ये हमारे पास एम्प्यूला आ गया। सही है, इसके बाद ये जो वास डिफरेंस है ये कंबाइंड हो जाती है एक डक्ट के साथ, सॉरी एक ग्लैंड के साथ। सही है, ये एक ग्लैंड है। इस ग्लैंड को हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या कहते हैं? सेमिनल वेसिकल। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एसेसरी ग्लैंड से सेमिनल वेसिकल। सही है, तो ये जो एम्प्यूला ऑफ वास डिफरेंस है किसके साथ कंबाइंड हो जाता है? सेमिनल वेसिकल। और दोनों मिलके एक कॉमन ओपनिंग बना लेते हैं। दोनों मिलके इस तरीके से एक कॉमन डक्ट बना लेते हैं। इस कॉमन डक्ट को हम कहते हैं, ये इसको मैं यहाँ पे ऊपर बना देता हूँ। यहाँ पे इस कॉमन डक्ट को हम कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं हम? इजैक्यूलेटरी डक्ट। और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन हो जाता है हमारे पास, ऊपर से आ रहा होता है यूरिथ्रा। क्या आ रहा होता है? ये है यूरिथ्रा। सही है, तो ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है ये कहाँ ओपन हो जाता है?
यूरिथ्रा में ओपन हो जाते हैं। सही है, ये बात याद रखना, यहाँ तक याद रखना है, इसको यहाँ तक लिख लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। सही है। अच्छा, एसेसरी डक्ट्स में हमारे पास सबसे पहले स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म कहाँ आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, रेटी टेस्टिस में। कहाँ आ जाएंगे, रेटी टेस्टिस। और फिर रेटी टेस्टिस से कहाँ जाएंगे, रेटी टेस्टिस से स्पर्म चले जाएंगे कहाँ, एपिडिडाइमस में। किसके जरिए, एक पाइप, एक ट्यूब के जरिए। देखो रेटी टेस्टिस से स्पर्म कहाँ जाएंगे, एपिडाइमस में, थ्रू अ ट्यूब नोन एज इफरेंट डक्ट। सही है, किसके जरिए जाएंगे, इफरेंट डक्ट्स के जरिए। सही है, स्पर्म कहाँ चले गए हमारे पास, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस में स्पर्म गेट स्टोर्ड एंड मैच्योर्ड एट एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस में स्पर्म स्टोर होंगे और क्या होंगे, मैच्योर होंगे। सही, मैच्योरेशन में क्या होगी, स्पर्म की मैच्योरेशन में दे लर्न स्विमिंग। ये क्या सीखेंगे, तो स्पर्म सीखेंगे स्विमिंग। सही है, स्विमिंग सीखेंगे। तो स्पर्म थोड़े दिन के लिए स्टोर हो जाएंगे, थोड़े दिन के लिए एपिडिडाइमस में, वहां पे वो क्या सीखेंगे, स्विमिंग। इसको हम कहते हैं मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म का मैच्योर होना। सही है, एक बार स्पर्म मैच्योर हो जाए उसके बाद दे आर कलेक्टेड, या फिर मैच्योर स्पर्म आर कलेक्टेड। कौन कलेक्ट कर लेगा मैच्योर स्पर्म को, कौन बोलो, वास डिफरेंस आर कलेक्टेड बाय वास डिफरेंस। अच्छा, वास डिफरेंस के और भी नाम है, वास डिफरेंस भी कह सकते हैं इसको, या फिर इसको हम कह सकते हैं डक्टस डिफरेंस। सही है, वास डिफरेंस भी कह सकते हैं और डक्टस डिफरेंस भी कह सकते हैं। सही है। अच्छा, द डिस्टिल पार्ट ऑफ, डिस्टिल पार्ट, डिस्टिल पता है किसको कहते हैं, डिस्टिल मतलब होता है दूर वाला पार्ट, और प्रॉक्सिमल मतलब होता है करीब वाला। ये जो वास डिफरेंस का पार्ट है ये है प्रॉक्सिमल पार्ट, और ये जो वास डिफरेंस का पार्ट है ये क्या है, डिस्टिल पार्ट। तो डिस्टिल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज ब्रॉड एंड नोन एज एम्प्यूला। सही है, तो ये बात भी हमें समझ में आ गई कि स्पर्म को एपिडिडाइमस से कौन कलेक्ट कर लेते हैं, वास डिफरेंस, और ये जो वास डिफरेंस का दूर वाला डिस्टल पार्ट है ये ब्रॉड होता है और इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्यूला कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, क्या होती है कि एम्प्यूला ऑफ वास डिफरेंस बिकम कंटिन्यूअस विथ द ओपनिंग ऑफ, कौन सी, किसकी ओपनिंग है, सेमिनल वेसिकल, ओपनिंग ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड फॉर्म अ कॉमन डक्ट, और क्या बना लेते हैं, एक कॉमन डक्ट। देखो एम्प्यूला जो वास डिफरेंस का है वो किसके साथ मिल जाता है, सेमिनल वेसिकल की ओपनिंग के साथ मिल जाता है, और एक कॉमन डक्ट बना लेते हैं दोनों मिलके, और उस डक्ट को क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। सही है, इसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। सही है, अब इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ ओपन हो जाते हैं, यूरेथ्रा के अंदर। सही है, तो इजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। अब देखो यूरेथ्रा हमने पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम में, याद है, यूरिनरी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि यूरेथ्रा जो आ रहा होता है वो किससे आ रहा होता है, यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे एक यूरिनरी ब्लैडर बनेगा जिसको मैं एंड में बनाऊंगा, अगर वो बना दूंगा तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या हो जाएंगे, छुप जाएंगे। सही है, हाइड हो जाएंगे, इसलिए मैंने बनाया नहीं। तो यूरेथ्रा जो निकल रहे हैं वो किससे निकल रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर, यानी इसके ऊपर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर से इस यूरेथ्रा में क्या आ रहा है, यूरिन आ रहा है, और यूरिन इस यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर जा रहा है। उसके साथ साथ इस वास डिफरेंस से मिलके जो इजैकुलेटरी डक्ट बने, इजैकुलेटरी डक्ट से क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहा है। सही, यानी मेल का जेनिटल फ्लूइड आ रहा है, और ये जेनिटल फ्लूइड भी कहाँ से पास हो रहा है, यहीं से पास हो रहा है। इसीलिए मेल यूरेथ्रा इज कॉल्ड एज
मेल यूरिथ्रा को हम क्या कहते हैं? यूरिनो जेनिटल डक्ट। मेल यूरिथ्रा को हम क्या कहते हैं? यूरिनो जेनिटल डक्ट। याद रखना, मेल यूरिथ्रा को सिर्फ यूरिनो जेनिटल डक्ट कहते हैं, फीमेल यूरिथ्रा को नहीं कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि यूरिनो जेनिटल डक्ट यानी यूरिथ्रा से मेल का रिप्रोडक्टिव फ्लूइड भी पास होता है, जेनिटल फ्लूइड भी पास होता है और यूरिन भी पास होता है, इसलिए इसको कहते हैं यूरिनो जेनिटल डक्ट। सही है, यहां तक सबको सारी बातें समझ में आ गई? सही है। अभी ग्लैंड्स मुकम्मल नहीं हुए, डक्ट्स यहां पे क्या हो गए? मुकम्मल हो गए। अब किसकी बात करनी है हमें? एसेसरी ग्लैंड्स की बात करनी है। सही है, एसेसरी ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं इस तरफ, क्योंकि हमें इस तरफ हम कुछ नहीं बनाएंगे। सही है, तो इस तरफ बात कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहां पे। सही, यहां पे कॉर्नर में बात कर लेते हैं एसेसरी ग्लैंड्स की। एसेसरी ग्लैंड्स, देखो हमारे पास 3 एसेसरी ग्लैंड्स है। कितने एसेसरी ग्लैंड्स है? 3। एक है हमारे पास सेमिनल वेसिकल, जो यहां पे मैंने बना दिया। सबसे पहला क्या है? सेमिनल वेसिकल। दूसरा पोस्ट्रेट ग्लैंड। और तीसरा जो हमारे पास एसेसरी ग्लैंड है वो क्या है? कोपर्स ग्लैंड। कोपर्स ग्लैंड। और इस कोपर्स ग्लैंड का एक और नाम है, इस कोपर्स ग्लैंड को हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। बल्बो यूरिथ्रल। सही है। अच्छा, लिखना बंद करो, गौर से सुन लो इस चीज को, ठीक है? अच्छा, तो हमारे पास 3 तरह के एसेसरी ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, पोस्ट्रेट ग्लैंड और जो कोपर्स ग्लैंड, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। सबसे पहले जो सेमिनल वेसिकल है वो अपनी सिक्रीशन को कहाँ रिलीज कर रहे हैं? देखो, सिक्रीशन को कहाँ रिलीज कर रहे हैं? अपनी जो भी इसकी सिक्रीशन है उसको इजैकुलेटरी डक्ट में। कहाँ रिलीज कर रहे हैं? इजैकुलेटरी डक्ट में। सही है। अगर पोस्ट्रेट ग्लैंड को देखें तो पोस्ट्रेट ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट होता है। इस तरीके से बनाता हूँ रेड कलर से, ये देखो, ये यहाँ पे इस तरीके से। सही है, ये पीछे की तरफ होता है। सही है, ये पीछे की तरफ होता है। तो पोस्ट्रेट ग्लैंड यहाँ पे। सही है, ये चीज़ नज़र क्यों आ रही है? क्योंकि ये पीछे की तरफ होता है। सही है, अब सही नजर आएगा, ठीक है, पीछे की तरफ है। ठीक है। अच्छा, ये पोस्ट्रेट ग्लैंड है। पोस्ट्रेट ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को कहाँ सीक्रेट करता है? यूरिथ्रा में डायरेक्टली। पीछे मौजूद है, पीछे डायरेक्टली कहाँ रिलीज कर देता है अपनी सिक्रीशन को? यूरिथ्रा में। तो ये अपनी सिक्रीशन को कहाँ रिलीज करता है? ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। पोस्ट्रेट ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को कहाँ रिलीज करता है? डायरेक्टली इनटू यूरिथ्रा, या फिर हम कह सकते हैं यूरिनो जेनिटल डक्ट। सही है। कोपर्स ग्लैंड यहाँ मौजूद है, ये देखो, ये कोपर्स ग्लैंड है। सही है, वो जो बो होता है, बो की तरह यहाँ पे कोपर्स ग्लैंड है। सही है। कोपर्स ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को कहाँ रिलीज करते हैं? इट रिलीज इट्स सिक्रीशन इन डायरेक्टली इनटू यूरिथ्रा। सही है। तो ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट्रेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को कहाँ रिलीज करते हैं? यूरिथ्रा में। और सेमिनल वेसिकल अपनी सिक्रीशन को कहाँ रिलीज करते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट में। अच्छा, एक चीज और तुम लोगों को समझना होगा, व्हाट इज सीमेन? सीमेन पता है किसको कहते हैं? सीमेन इज मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड को क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होता है, इसमें सिर्फ स्पर्म नहीं होता है, बल्कि स्पर्म के साथ स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ ऑल 3 ग्लैंड्स फॉर्म सीमेन। सही है। सीमेन एक मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है और ये बनता कैसे? स्पर्म जब सेमिनल वेसिकल, पोस्ट्रेट ग्लैंड और कोपर्स ग्लैंड, इन तीनों की सिक्रीशन के साथ मिल जाता है, तो वो जो फ्लूइड बनता है वो फ्लूइड क्या कहलाता है? सीमेन कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो सीमेन जो होता है उसमें इन तीनों की फ्लूइड भी मौजूद होते हैं और साथ में स्पर्म भी मौजूद होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सेमिनल वेसिकल है ये 60% फ्लूइड डोनेट करता है टू द सीमेन। यानी सीमेन का जो 60% होता है वो सिर्फ क्या, किसका फ्लूइड होता है? सेमिनल वेसिकल का। सही। और स्पर्म की न्यूट्रिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें फ्रक्टोज होता है जो स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्पर्म सेल है, उसको भी ग्लाइकोलाइसिस करना होगा, क्रेब्स साइकिल करना होगा, एनर्जी प्रोड्यूस करनी होगी, तो उसके लिए जो फ्रक्टोज होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड। इसके अलावा पोस्ट्रेट ग्लैंड जो होता है हमारे पास, इसके बारे में एक एमसीक्यूज आता है
इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, वो तो नजर भी आ रहा है देख के। सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो कौन सा है? पोस्टेट ग्लैंड। पोस्टेट ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड है, सही। गलती से थोड़ा बड़ा बन गया मगर पोस्टेट ग्लैंड सबसे बड़ा है, सही है। अच्छा, पोस्टेट ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड है और ये सिक्रीट करते हैं मिल्की फ्लूइड। सीमेन का जो कलर होता है वो वाइट होता है और उसकी वाइटिश जो अपीयरेंस होती है, मिल्की अपीयरेंस होती है, वो किसकी वजह से होती है? पोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन की वजह से होती है, ठीक है। अच्छा, और जो कोपर्स ग्लैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिक्रीशन सिक्रीट करता है। देखो ये यूरिथ्रा ऊपर से किससे कनेक्टेड है? यूरिनरी ब्लैडर, यानी इस यूरिथ्रा से क्या गुजरता है? यूरिन, और यूरिन का pH 5 होता है, यानी एसिडिक होता है। और इस एसिडिक pH की वजह से यूरिथ्रा भी कैसा हो जाता है? एसिडिक। और ये जो एसिडिक यूरिथ्रा है ये ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए वो है सुइटेबल है, ना स्पर्म के लिए सुइटेबल है, स्पर्म की हेल्थ के लिए। तो इसलिए इसकी एसिडिटी को क्या करना होगा? हमें रिमूव करना होगा, खत्म करना होगा। तो ये जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है इट रिलीज अल्कलाइन फ्लूइड। ये क्या रिलीज करते हैं? अल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करते हैं। ये अल्कलाइन फ्लूइड क्या करते हैं? इट न्यूट्रलाइज द pH ऑफ यूरिथ्रा ड्यू टू यूरिन। सही, यूरिन की वजह से यूरिथ्रा का pH क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कोपर्स ग्लैंड से आने वाला अल्कलाइन फ्लूइड, सही है। अब देखो दोबारा से एक चीज देखो, इसने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने क्या बनाया? स्पर्म। बनाने के बाद किसको दे दिया? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से कहाँ आ गया? एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस में स्पर्म मैच्योर हुआ। मैच्योर होने के बाद वास डिफरेंस के थ्रू ये कहाँ आ गया? एम्प्यूला में आ गया, सही है। एम्प्यूला से ये आ गया इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट से यूरिथ्रा। इस तरह सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड है वो इजैकुलेटरी डक्ट से होता हुआ कहाँ गया? यूरिथ्रा। पोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड डायरेक्टली कहाँ गया? यूरिथ्रा में। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का फ्लूइड डायरेक्टली कहाँ गया? यूरिथ्रा में। और तीनों फ्लूइड मिलके क्या बन गए? सीमेन। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सीमेन क्या हो गया? बॉडी से बाहर निकल गया। समझ में आई बात? सही है। अच्छा, अभी भी खत्म नहीं हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट चीज रह गई है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अच्छा, ये चीज जो मैंने लेफ्ट साइड पे बनाई यही सेम चीज कहाँ होगी? राइट साइड पे भी होगी, सही है। मगर राइट साइड पे जगह खत्म हो गई इसलिए लेफ्ट साइड पे सिर्फ लेफ्ट साइड में। अब रेटिटेस्टिस में कैसे आता है? देखो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, ये मैंने यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इस तरीके से कनेक्टेड होता है रेटिटेस्टिस से, सही है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल में स्पर्म बना, ल्यूमेन में आ गया, ल्यूमेन से रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से इफेंट डक्ट के थ्रू कहाँ चला गया? एपिडिडाइमस। समझ गए? अच्छा, यहाँ तक हमारे पास हमारा गोनेट्स हो गया, एसेसरी डक्ट्स हो गया, एसेसरी ग्लैंड्स हो गए, एक्सटर्नल जेनिटेलिया रह गया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को लिखेंगे नहीं, ऐसे ही समझ लेते हैं। देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में एक आ जाता है हमारा पीनिस, सही है। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये इसको हम क्या कहते हैं? पीनिस। तो पीनिस क्या करता है? पीनिस कवर द यूरिथ्रा। पीनिस एक मस्कुलर ऑर्गन है जो किसको कवर करता है? यूरिथ्रा को कवर करता है इस तरीके से, सही है। मस्कुलर ऑर्गन है जो कि यूरिथ्रा को कवर करता है। इसके अलावा हमारे पास जो एक और एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो क्या है? ये स्क्रोटम, सही है। अच्छा, पीनिस का जो पार्ट होता है, पीनिस के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हेड, दूसरा होता है शाफ्ट या फिर इसको कहते हैं बॉडी, और तीसरा होता है हमारे पास रूट, सही है। रूट के जरिए पेल्विस से अटैच होता है। शाफ्ट में मौजूद होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू जिसकी वजह से ये इरेक्ट होता है। और हमारे पास हेड में मौजूद होते हैं ओपनिंग ऑफ द यूरिथ्रा। इन सबको लिखा नहीं है मैंने, सही है। तो हेड में ओपनिंग ऑफ द यूरिथ्रा, शाफ्ट में इरेक्टाइल टिश्यू जिसकी वजह से इरेक्ट होता है, और रूट के जरिए क्या होता है? पेल्विस ऑफ द मेल से अटैच होते हैं। और उसके अलावा ये है स्क्रोटम जिसके अंदर ये टेस्टिस मौजूद होते हैं, सही। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, सही है। उसके बाद तुम लोग लिख लेना। रिपीट कर दूँ? ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 तरह के ऑर्गन्स होते हैं। नंबर 1 इज गोनेट्स, नंबर 2 इज एसेसरी डक्ट्स, नंबर 3 इज एसेसरी ग्लैंड, नंबर 4 इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, सही है। ये जो गोनेट्स हैं, एसेसरी डक्ट्स हैं और एसेसरी ग्लैंड्स हैं, ये सब इंटरनल जेनिटेलिया है और वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अच्छा, अब कोई ये सवाल पूछेगा तुम लोगों से कि ये जो टेस्टिस है, अभी तुम लोगों ने कहा टेस्टिस बॉडी से बाहर है,
और तो टेस्टिस जब बॉडी से बाहर है तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होने चाहिए, इंटरनल, मगर इनको हम क्या कहते हैं, इंटरनल। क्यों? क्योंकि ये एक पाउच के अंदर होते हैं। सही, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में वो जेनिटेलिया आते हैं जो कि बॉडी से बाहर विजिबल हो, और ये टेस्टिस बॉडी से बाहर विजिबल नहीं होते बल्कि एक पाउच के अंदर होते हैं। तो स्क्रोटम जो कि बॉडी से बाहर विजिबल होता है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया, सही है, बल्कि टेस्टिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया नहीं है क्योंकि विजिबल नहीं होते इसलिए। ठीक है, चलो गोनेट्स, सबसे पहले गोनेट्स, मेल गोनेट्स आर टेस्टिस, मेल गोनेट्स होते हैं टेस्टिस हमारे पास। और ये टेस्टिस जो प्रोड्यूस होते हैं एम्ब्रियो के अंदर, वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में, सही है। मगर बर्थ से पहले, बिफोर बर्थ, दे कम टू लाई आउटसाइड द बॉडी, ये बॉडी से बाहर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं बॉडी से बाहर, बिटवीन थाइज, थाइज के बीच में एक पाउच के अंदर, एक मस्कुलर पाउच के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। और वजह क्या है स्क्रोटम में आने की, यस, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो कितना है, 34। मगर सॉरी, हाँ सही तो बोल रहा हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर्ड है कितना है, 34 डिग्री सेंटीग्रेड, मगर बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37। तो बॉडी के अंदर रह के टेस्टिस का ये टेम्परेचर अचीव नहीं हो सकता, इसलिए टेस्टिस को कहाँ भेज दिया गया, बॉडी से बाहर भेज दिया गया, सही है। जब ये मस्कुलर पाउच है, ये जो स्क्रोटम है ये मसल्स का बना हुआ है स्क्रोटम, सही है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये स्क्रोटम बॉडी से और वो रिलैक्स करता है और टेस्टिस को बॉडी से और ज़्यादा दूर कर देता है। और जब ये टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, सर्दी आ जाती है, तो क्या होता है, ये स्क्रोटम कॉन्ट्रैक्ट करता है और टेस्टिस को बॉडी से करीब कर देता है। इस तरह ये टेम्परेचर को क्या कर रहा होता है, स्क्रोटम मेंटेन कर रहा होता है। समझ आ गई बात? अच्छा, ये जो मेल गोनेट्स होते हैं टेस्टिस, इनका दो काम है, सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करना यानी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना, और सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करना, गैमीट्स प्रोड्यूस करना, इसका मतलब स्पर्म प्रोड्यूस करना, सही है। अच्छा, टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टिस के अंदर हमें 250 to 300 कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लॉब्यूल्स। ये जो लॉब्यूल्स होते हैं, हर लॉब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं, और सेमिनिफेरस टिब्यूल में दो चीज़ें होती हैं, एक वॉल होता है और दूसरा, वॉल में दो तरह के सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोलाई सेल्स। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये क्या करते हैं, स्पर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और ये जो सर्टोलाई सेल्स हैं ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं स्पर्म को, सही है। उसके बाद स्पर्म बनने के बाद कहाँ आ जाते हैं, ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, ईच सेमिनिफेरस टिब्यूल इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया एंड spermatogonia transform into and sertoli cell are the supporting cells for sperm, सही है। अच्छा, स्पर्म जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर, सेमिनिफेरस टिब्यूल में, और प्रोड्यूस होने के बाद कहाँ जाते हैं, ल्यूमेन में, सही है। फंक्शन वही दो फंक्शन है, स्पर्मेटोजेनेसिस और प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन के लिए सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल, और ये लेडिक सेल्स क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज टेस्टिस। अब हमारे पास कुछ एसेसरी डक्ट्स भी मौजूद होते हैं, जैसे सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म बनने के बाद आ गया रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से इफरेंट डक्ट से होता हुआ कहाँ आ गया, एपिडाइमस में। एपिडाइमस में थोड़े दिन के लिए स्टोर रहा, मेच्योर हुआ, मेच्योर होने के बाद उसको कलेक्ट कर लिया वास डिफरेंस ने, और कहाँ भेज दिया, एम्प्यूला में, सही, एम्प्यूला ऑफ द वास डिफरेंस। एम्प्यूला ऑफ द वास डिफरेंस मिल गया सेमिनल वेसिकल के साथ, और बना लिया एक कॉमन डक्ट जिसको हमने कहा इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट ओपन हो गया यूरिथ्रा में। सेमिनल वेसिकल के अलावा हमारे पास एक और ग्लैंड है, पोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा ग्लैंड कोपर्स ग्लैंड। ये तीनों की सिक्रीशन और स्पर्म मिलकर क्या बना लेते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड विच इज सीमेन। और ये सीमेन क्योंकि पास होता है यूरिथ्रा से, इसलिए यूरिथ्रा को हम क्या कहते हैं, मेल यूरिथ्रा को सिर्फ यूरिनोजेनिटल डक्ट, सही है। उसके बाद हमारे पास ये जो यूरिथ्रा होता है ये कवर्ड होता है एक मस्कुलर ऑर्गन से, इसको हम कहते हैं पीनिस, और पीनिस कवर करता है यूरिथ्रा को, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, शाफ्ट और रूट। हेड में ओपनिंग ऑफ द यूरिथ्रा होता है, शाफ्ट में इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, और रूट के जरिए वो पेल्विस से अटैच होते हैं, सही है। और ये स्क्रोटम है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जो कि टेस्टिस को कवर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया,